Good morning everybody. My name is Gaurav Sharma and today I am here to let you know what is English literature. Basically we are talking about MP TET 2025 एग्जाम। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो अंग्रेजी साहित्य है ये MP TET में इस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं और ये बहुत ट्रेंड में रहता है। अब चूंकि जैसा कि हम इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश लिटरेचर है क्या, हम लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर ही क्यों चुना। चुनने को तो हमारी जो भाषा है, जो आपके स्तर की भाषा होगी, जिस लेवल पे आप रहते हैं, जो आपका कस्बा है, क्षेत्र है, जो भाषा वहाँ बोली जाती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिटरेचर लिखा जा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपने इंग्लिश लिटरेचर चूज़ किया और आप रहते इंडिया में, तो जहाँ की जो हमारी यहाँ जो बोले जाने वाली सामान्यतः भाषा हैं जैसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, मराठी एक्सेट्रा, तो इनमें भी हम पढ़ सकते थे। लेकिन यदि हमने इंग्लिश लिटरेचर चूज़ किया है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश लिटरेचर है क्या और क्यों इंग्लिश लिटरेचर आज इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट बन गया है। इंग्लिश जो कि आज ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, बिजनेस की ग्लोबल लैंग्वेज है। कोई भी प्रोडक्ट हो आप उसके पीछे उठा के देखिएगा, आपको इंग्लिश में उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी गई होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इंग्लिश लिटरेचर का इतना बड़ा होने का सबसे बड़ा कारण है कॉलोनियलिज्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने लगभग 1/3 ग्लोब के ऊपर राज किया है, काफ़ी समय तक उन लोगों ने राज किया है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने अपनी भाषा को अलग अलग नेटिव्स के ऊपर थोपा है, चाहे वो ट्राइब्स हों, चाहे वो अलग कॉन्टिनेंट हों, चाहे वो देश हों, उनके ऊपर थोपा है। अब यदि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती से आपको अपनी भाषा सिखाने का प्रयास करेगा तो आप पूर्णतः रजिस्ट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हमको नहीं सीखना। लेकिन जब आपके संतुलन से चीज़ें बाहर हो जाती हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ यदि अवरोध पैदा करती है तो होता है आपका कल्चर। यदि आप उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, यदि आपका कल्चर आपके साथ है तो आपकी भाषा को कहीं नहीं छोड़ेंगे। कोई भी भाषा जो होती है वो कल्चर से ही पैदा होती है। हमारी जो भाषा है हमारे कल्चर की देन है। बिल्कुल उसी प्रकार यदि हम अंग्रेजी साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हमको जानना पड़ेगा अलग अलग एरियाज में जो अंग्रेजी भाषा बोली जा रही है वो किस किस कल्चर से निकल के जा रही है। जो कल्चर हैं, कल्चरों से जो निकल रहे हैं जो शब्द हैं, उसके जो टर्मोलॉजीज हैं वो कल्चर्स की ही देन होती हैं, जो कि कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह से बोली जाती है। अब इंग्लिश जो लिटरेचर है वो इंग्लिश लिटरेचर आज के समय में विश्व में सबसे पहले नंबर पे आता है पढ़ने में। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, यदि आप यहाँ हिंदी की बात करो तो हमारे हिंदी लिटरेचर से यदि आप ट्रांसलेशन देखते हैं तो महादेवी वर्मा जी ले लीजिए, साथ ही साथ आपके ये जो महान जो हमारे उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद साहब ले लीजिए, साथ ही साथ मोहन राकेश, जिनका आधे अधूरे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। निश्चित तौर पर इनके जितने भी वर्क्स हैं ना, इन सबका ट्रांसलेशन देखा जाता है इंग्लिश में। उदाहरणार्थ सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए मैं सेट करता हूँ, ये है आपका बीते कुछ दिन पहले HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, तो उसके स्क्रीनिंग टेस्ट में टॉपिक डला हुआ है कफन। मुंशी प्रेमचंद साहब ने लिखा है इसको, कफन जो है इसको श्राउड कहते हैं इंग्लिश में, इसका ट्रांसलेशन है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हिंदी से इसका ट्रांसलेशन हुआ। उदाहरण के तौर पर यदि आप कन्नड़ को उठा के देखें तो आप गिरीश कर्नाड साहब को बहुत अच्छे से जानते होंगे। गिरीश कर्नाड साहब को यदि आप उनको नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने टाइगर जिंदा है या एक था टाइगर या ऐसी कोई मूवीज़ देखी होंगी, तो उस मूवी में जो सिनोय सर का एक किरदार हुआ करता था, आपको याद होगा, वो गिरीश कर्नाड साहब हैं। वो बहुत लेजेंडरी व्यक्ति हैं। उन्होंने कई सारे प्लेस लिखे हैं अपनी भाषा में, उन्होंने कन्नड़ा में लिखे हैं और कन्नड़ा में लिखने के बाद में स्वयं उन्होंने अपनी जो है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। वो बहुत प्रोमिनेंट प्रोफेसर रहे हैं अपने समय के। USA में उन्होंने, कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया भी है। तो उनके द्वारा लिखित जैसे कुछ उपन्यास हैं, कुछ स्टोरीज हैं, जैसे फायर इन द रेन उनका हुआ, साथ ही साथ में आप देखो हयाबदाना हुआ, साथ ही साथ में और भी देखो नागा मंडला हुआ। ये कुछ फेमस वर्क्स हैं, इनका ट्रांसलेशन बेसिकली इंग्लिश में हुआ है। तो आप देखेंगे एक प्रोमिनेंस कितना बढ़ता जा रहा है। कोई भी लैंग्वेज हो, उनके सारे वर्क्स इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहे हैं, जिसके कारण इसका जो एरिया है वो वाइड होता जा रहा है।
यदि हमको विश्व के सारे कल्चर्स के बारे में जानना है तो हम केवल एक भाषा के माध्यम से जान सकते हैं, वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा हमें बहुत अधिक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देती है। हम इसे देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और किसी भी विशेष कल्चर को हम इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो इस सेंस में हम देख सकते हैं कि ये इंग्लिश लिटरेचर जो है बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव अपने आप में लेके चलता है। अब यदि बात करें इंग्लिश लिटरेचर की, बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर क्या, किसी भी लिटरेचर में मुख्यतः 4 ही अंग होते हैं जिसमें फिक्शन आ जाएगा, पोइट्री आ जाएगा, प्रोज आ जाएगा, ड्रामा आ जाएगा। ठीक है साहब। अब बात करें आप ड्रामा की। ड्रामा क्या है, कहां से आया, क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आप सुनिए, मैं आपको अवगत कराता हूँ बिंदु बिंदु। देखिए साहब, ये जो ड्रामा है, इंग्लिश लिटरेचर में जो ड्रामा पैदा हुआ है इसकी कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है। ये शेक्सपियरियन एरा के टाइम पे आया और वहीं ये इसकी गोल्डन एज बन गया। उसके बाद में ना तो कभी ड्रामा इतना प्रोमिनेंट हुआ और शायद मुझे लगता भी नहीं कि कभी हो पाएगा। इसीलिए शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है। सबसे बड़ी बात ये। अब यदि आप इनके बात करें कि ड्रामास कहाँ से निकले, कहाँ हैं, तो एंशिएंट ग्रीक में काफी बड़े बड़े लेजेंड राइटर्स रहे हैं। उदाहरण के तौर पे एस्चाइलस हुआ, यूरिपिडीज हुआ, सोफोक्लिस हुआ। अब हमको ये पता होना चाहिए ये जो ड्रामास थे ये आज के ड्रामास से अलग कैसे थे। जो आज के ड्रामास हैं वो डिवाइडेड होते हैं एक्ट्स में। एक्ट्स बोले तो पार्ट्स इज इक्वल टू एक्ट्स। तब के टाइम पे जो हमारे जो पार्ट्स होते थे वो एक्ट्स में डिवाइड नहीं थे, लेकिन जो एलिजाबेथन एज है, जो इंग्लिश ड्रामास हैं वो एक्ट्स में डिवाइड होने लगे थे। ये दोनों में अंतर है। यदि बात की जाए, इनमें दो मुख्यतः डिवाइस ऐड करी जाती थी। एक एपिलॉग होती थी, एक प्रोलॉग होती थी। ये जो प्रोलॉग है, prologue means something before the drama, a kind of introduction we can say, okay? So ये prologue जो होती थी वो ड्रामा के पहले चलती थी। epilogue is something which comes at the end of drama. So basically E से समझिए आप end, P से समझिए प्रारंभ। तो ये ड्रामा के एंड में आती थी, ये ड्रामा के प्रारंभ में आती थी। ये कह सकते हैं एक तरह से डिवाइस थी किसी भी ड्रामा की। तो अब सबसे बड़ी मुख्य बात ये है कि यदि वो ड्रामा थे तो इसका मतलब इतने पुराने समय से, तकरीबन 500 BC के आसपास, तब से लेके अब तक इतना समय बीता, तो क्या इस समय अंतराल में ड्रामा डेवलप हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो एंशिएंट ग्रीक का टाइम था वहाँ कुछ रोमन प्लेराइट भी हुआ करते थे, जैसे कि ओल्ड सेनेका हुआ, है ना। ओल्ड सेनेका भी एक बहुत अच्छा इसका रेफरेंस हमें देखने को मिलता है जॉन वेबस्टर में, जैसे डचेस ऑफ माल्फी वगैरह। तो कहते हैं, एक फेमस कोटेशन है कि जॉन वेबस्टर मेड सेनेका ब्लीड व्हाइट। इस तरह की ट्रेजेडी उसने लिखी जॉन वेबस्टर ने, जिसने डचेस ऑफ माल्फी लिखी है। आप देखेंगे उसको पाएंगे, जैकोबिन प्लेराइट एक्चुअली। तो अब बात करें यहाँ ऐसा कि इनमें अंतर क्या था, क्या आपको लगता है एवोल्यूशन डायरेक्ट यहाँ से हो गया? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये जो लिख रहे थे, कहीं ना कहीं ये ड्रामा को भी पोइट्री में कंसिडर कर रहे थे। ये पूरी तरह से फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स में नहीं आया था, ये इसको पोइट्री में कंसीडर कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एंशिएंट ड्रामा की पहचान थी। इतना ही विकसित इनका एंशिएंट ड्रामा था, कुछ ज्यादा था नहीं, एक्ट्स में डिवाइडेड थे नहीं, डायरेक्ट स्टोरीज होती थी, बीच में एक्सोडस हो जाता है कई बार बीच में रोकने के लिए जो कोरस आता था, इतनी सी कहानी हुआ करती थी। और बाद में जैसे इस क्षेत्र में यदि यहीं इसी एंशिएंट टाइम में पोइट्री की बात करें तो सापो वगैरह भी कुछ पोइटेस हुई, ठीक है। तो म्यूज भी बोलते हैं उसको, सापों को। तो कुछ पोइटेस हुई, तो यहाँ की पोइट्री उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कुछ ड्रामास हैं, जैसे ऑडिपस रेक्स एक फेमस ड्रामा है जिसे सोफोक्लिस ने लिखा है। सोफोक्लिस बहुत फेमस ऑथर है जिसका रेफरेंस हमें डोवर बीच में भी देखने को मिलेगा, मैथ्यू अर्नोल्ड की। साथ ही साथ सोफोक्लिस ने जो ऑडिपस रेक्स लिखा हुआ है वो एक कहानी है सोफोक्लिस
sorry, I want to erase it. हम बात कर रहे थे सोफोक्लिस की। सोफोक्लिस, ऑडिपस रेक्स, क्या है ये? सोफोक्लिस ने जो प्ले लिखा था ऑडिपस रेक्स, ये कहानी है एक ऐसे राजा की, एक ऐसे अभागे राजा की जो अपने पिता को मारकर अपनी मां से शादी करता है, जिसका जो डेस्टिनी पे कोई काबू नहीं होता है, पूर्ण प्रयास करता है अपनी किस्मत से भागने का, लेकिन अंत वही होता है जो लिखा होता है। सीधी सी बात ये है। तो ये जो ड्रामा था ये भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं था, कहने का तात्पर्य इसमें भी एक्ट्स नहीं थे, इसमें एक्सोडस था और थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, विशेष उसमें कुछ ऐसा है नहीं। साथ ही साथ जैसे ओरेस्टिया हुआ, ये भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है इस समय का, ये भी एक ट्रेजेडी है। एस चार्ल्स ने इसे लिखा है। जी सर। तो कुल मिला के ये ड्रामा की बात हो गई, पोएट्री कोई विशेष थी नहीं, मैंने सांपों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। जब समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे, ये अब यहां बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। ये जो एंशिएंट ग्रीक का मैंने टाइम बताया, उस वक्त तक इंग्लैंड का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, इंग्लैंड था ही नहीं, वो बस एक कोई बंजर भूमि पड़ी होगी कहीं समुद्रों के बीच में, कुछ ऐसा एरिया हुआ करता था। इंग्लैंड विकसित नहीं था, इंग्लैंड बहुत बाद में विकसित हुआ। ये एंगललैंड के नाम से पहले जाना जाता था, एंगललैंड। इस पे अलग अलग जातियों द्वारा, ट्राइब्स के द्वारा आक्रमण किए गए। तो इन आक्रमणों से इन ट्राइब्स को बचाने के लिए, जो रोमन साम्राज्य के बारे में आपने जरूर सुना होगा, इसमें आप जूलियस सीजर को जानते होंगे। जूलियस सीजर ने इनके ऊपर राज किया कुछ समय तक, ये कह सकते हैं इनका प्रोटेक्टर बन के रहा, उससे ज्यादा उसने इनके लिए कुछ किया नहीं। कुछ समय तक वो इनके बीच में रहा, राज किया। इन लोग मतलब स्थिति वो हो गई कि एक तरह से ये गुलाम थे, इनको नहीं पता था। जैसे ही इनके ऊपर दूसरी जो ट्राइब्स थी उनने आक्रमण करना शुरू किया, इनने छोड़ दिया। उसके बाद में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं फिर एंग्लो सैक्सन किंगडम बन गया। जब एंग्लो सैक्सन किंगडम बन गया तो उसके बाद में ये अपने आप में एक स्टेट बन गई। स्टेट बनने के बाद में लंदन इन लोगों ने अपनी राजधानी बना ली। जब इन लोगों ने लंदन अपनी राजधानी बना ली तो उसके बाद में यहीं से लंदन में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी वो थी ईस्ट मिडलैंड। ये जो लैंग्वेज है ईस्ट मिडलैंड, यही लैंग्वेज जॉफ्री चौसर की लैंग्वेज थी। जॉफ्री चौसर, अब मैं आपको बताना चाहूंगा जॉफ्री चौसर है कौन। जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, कई बार जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है साहब, क्यों, रीजन बताता हूं। ये जो लैंग्वेज थी ईस्ट मिडलैंड, पहली बात तो ये जो ईस्ट मिडलैंड है ये डायलेक्ट थी। तो जब किसी डायलेक्ट का पूर्णतः विकास होता है, उस डायलेक्ट को जब लिटरेचर को उस भाषा में लिखना शुरू करते हैं तो उसका स्वरूप बड़ा हो जाता है। जब उसका स्वरूप बड़ा हो जाता है तो वो एक लैंग्वेज बन जाती है। इसी का सेम एग्जांपल एक और साइट करना चाहूंगा, जैसे फ्लोरेंस है इटली में, है ना, फ्लोरेंस। तो यहाँ जो फ्लोरेंस में बोले जाने वाली डायलेक्ट थी, उसी डायलेक्ट में दांते एलिगिरी ने लिखना शुरू किया और इस तरह से उसने बना दिया इटालियन लैंग्वेज को।
इटालियन लैंग्वेज को। ठीक है साहब, तो इसलिए इनको दांते एलिगरी को फादर ऑफ इटालियन लैंग्वेज बोला जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता है जॉफरी चौसर जी को। ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के बारे में। अब यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने क्या किया, ये मुख्यतः 3 काम कर रहे थे। इनके समय पे जो राजघराने थे वो कहीं ना कहीं फ्रांस से जुड़े हुए थे और इंग्लैंड में तो थे। तो यहाँ पे जो इन्होंने क्या है, मुख्यतः 3 भाषाओं में काम किया। पहला तो फ्रेंच में किया, फिर इन्होंने अपनी ये जो ईस्ट मिडलैंड थी लैंग्वेज, ईस्ट मिडलैंड, ठीक है। अब यहां देखेंगे इन्होंने फ्रेंच में ट्रांसलेशन किया रोमन डे ला रोज। ये एक कह सकते हैं काइंड ऑफ नरेटिव पोएम है जिसमें एक पूरी कहानी होती है। अब आपको पता होना चाहिए नरेटिव पोएम क्या होती है। नरेटिव पोएम कोई भी ऐसी पोएम जो कोई पूर्णतः एक स्टोरी बताए, एक कहानी कहे अपने आप में, उसको नरेटिव पोएम कहते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है इन्होंने जो लैंग्वेज में जो फ्रेंच में ट्रांसलेशन किया था वो था रोमन डे ला रोज का, रोमन डा ला रोज, जिसको कि रोमन डे ला रोज को इंग्लिश में कहते हैं रोमांस ऑफ द रोज, रोमांस ऑफ द रोज। ठीक है साहब। अब जॉफरी चौसर साहब की इंग्लिश मिडलैंड, ईस्ट मिडलैंड वाली बात आ गई। इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को मुख्यतः फेमस किस चीज ने किया था, वो थी इनके द्वारा लिखित प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स, ये केवल इस एक वर्क ने सिंगल हैंडेडली इंग्लिश को प्रमोट कर दिया, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। अब साहब ये जो थी ये खुद ही कह सकते हैं प्रभावित थी एक वर्क से जिसका नाम है डेकामेरॉन, जिसको बोकासियो ने लिखा। बोकासियो ने लिखा, ठीक है साहब। ये इससे प्रभावित थी। ये वर्क इतना फेमस क्यों था, इसका सबसे बड़ा कारण था इसमें है तो पोइट्री, इसमें 2 प्रोज टेल हैं, बाकी जितनी भी कहानियां हैं सब पोइट्री में लिखी हुई हैं। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, इस समय पे जॉफरी चौसर के समय पे जो सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, कितना करप्शन था चर्च में, कि पार्डनर हुआ, समनर हुआ, है ना, जो प्रीस्ट हुआ, हेड प्रीस्ट हुआ, नन प्रायरस हुआ, ये सब के सब पूरी तरह करप्ट थे। वहां जो ईमानदार व्यक्ति था कुल मिला के वो था प्लाउमैन। अब ये प्लाउमैन जो है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है पीजेंट्री क्लास को, मतलब किसान लोग, वो ईमानदार थे। तो इस एक वर्क से पता चलता है कि जॉफरी चौसर के टाइम पे जो इनका कह सकते हैं जो धार्मिक सिस्टम था वो पूरी तरह से करप्ट था। इसी कड़ी में और भी बहुत सारे पोएट आते हैं, जैसे जॉन गावर हुआ, जॉन मेंडेविल्ले हुआ, ये कई पोएट हैं कह सकते हैं इनके साथ में, इंपोर्टेंट पोएट हैं चौसर के टाइम के। अब धीमे धीमे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे पाएंगे हमारी आ जाएगी एलिजाबेथन एज। जी सर। ये आ गई आपकी एलिजाबेथन एज। अब आप जान लीजिए कि एलिजाबेथन एज इतनी फेमस क्यों है। अंग्रेजी साहित्य में कई एज आई चली गई, आज भी पोस्ट मॉडर्निज्म चल रहा है, किसी ने इतनी ख्याति प्राप्त नहीं की जितनी इस एज ने की है। इसका कारण क्या रहा होगा, क्या कभी आपने ऐसा सोचने की कोशिश की?
मेजर रीज़न क्या है? इसका मेजर रीज़न ये है, जैसा कि हम और आप अच्छे से जानते हैं कि जब आप किसी साम्राज्य में झांकेंगे तो आप ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की प्रजा कैसी, वहाँ का राजा कैसा, क्या उस समय अंतराल में कोई युद्ध हो रहे हैं, राजा कितना सशक्त था, कितना वो वहाँ के लिटरेचर को पनपने में कोशिश करवा रहा था। कोई जैसे पैटर्न होते हैं, एक वर्ड होता है पैटर्न, हो सकता है आपको पता ना हो, मैं आपको बता दूं। पैटर्न कह सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको प्रमोट करे, आपको पैसे दे कि जिससे आप अपना साहित्य फ्रीली लिख सकें। कह सकते हैं मंथली कोई इनकम दे दे या सालाना कोई इनकम दे दे कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप लिटरेचर लिखो आराम से। समझ रहे हैं आप? उदाहरण के तौर पे अकबर के ही काल में अकबर के द्वारा अकबर के लिए कुछ लोगों ने कृतियां लिखी, जैसे अकबरनामा हुआ, आईने अकबरी हुई, अबुल फजल को आप जानते होंगे। तो इस तरह से जो अकबर था वो उसका पैटर्न था। तो बिल्कुल इसी अनुसार इस एज में भी कुछ ना कुछ पैटर्न रहे होंगे। क्वींस, है ना, क्वीन हुई या राजा हुए या कह सकते हैं ड्यूक वगैरह हुए, जो कह सकते हैं जो पैटर्न सिस्टम चलाते होंगे। तो इसके पैटर्न शिप जो होती है, पैटर्न शिप, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यदि आप देखने चलेंगे तो हम और आप सब जानते हैं विलियम शेक्सपियर साहब को। विलियम शेक्सपियर साहब, है ना। तो अब यदि आप देखने चलेंगे तो इनके भी पैटर्न थे, है ना। जैसे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ये इनके पैटर्न थे। ये पैसे देते थे इनको लिखने के लिए, तभी तो कोई लिख पाएगा। लिटरेचर तब फलता फूलता है जब उसको कोई प्रमोट करे, उसके लिए कोई कुछ, जैसे अब अगर यही समय रहा होता, धुआंधार इन्वेजन हो रहे होते, युद्ध हो रहे होते, तो क्या इनके पास इतना समय होता कि लिटरेचर पनपता देखने के लिए कुछ पैसे खर्च करें? ये तो पैसे ही खर्च नहीं करते, कोई पैसे खर्च नहीं करता। सीधी सी बात है, यदि आपके पास खाने पीने को नहीं है, तलवारें चल रही हैं, गले कट रहे हैं, क्या आपके पास इतना समय होगा कि बैठ के पोइट्री लिखो? कोई भी नहीं लिख पाएगा, कॉमन सी बात है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या है, शांति थी, कोई बहुत ज्यादा युद्ध हुए नहीं। जैसे फिलिप था, फिलिप सेकंड था, इसकी ये जो क्वीन एलिजाबेथ है, इसकी बहन थी मैरी, उसका हस्बैंड था, है ना, फिलिप था, वो मैरी का हस्बैंड था, फ्रांस का राजा था कहीं ना कहीं। तो ये जो लेडी थी, इसने कभी शादी नहीं की, तो इसको बहुत बार वर्जिन मैरी है, जो क्राइस्ट हैं उनकी माताश्री हैं, तो उनसे कई बार कंपैरिजन किया जाता है इनका। कहा जाता है कि ये उनके समान थी और इन्होंने जो फिलिप सेकंड थे उनको मात दे दी थी, है ना, स्पेनिश आर्मडा के युद्ध में। ठीक है साहब। तो इनके समय पर ये संरक्षिका बनी रही लिटरेचर की, इन्होंने लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। उसके अलावा कोई विशेष इनके समय में युद्ध नहीं हुए। तो इस समय पे ये जो एरा है, इसी को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और अलग नाम है, उसका नाम है एज ऑफ सिंगिंग वर्ड्स। एज ऑफ सिंगिंग वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुल मिला के समय था। अब यहीं से यदि आप देखने चलोगे तो जो ड्रामा की यूनिट है आपके सिलेबस में, एमपी टेट में, उसमें शेक्सपियर साहब हैं, है ना। शेक्सपियर साहब के 2 ड्रामास प्रिस्क्राइब्ड है उसमें। पहला हेमलेट and the other one is टेम्पटेक्स्ट। ये लीजिए, ये 2 प्लेस है ना। अब पता होना चाहिए कि ये इंसान आज तक इतना फेमस क्यों है कि इसके लेवल तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं है जो इसके लेवल तक पहुंच गया हो। ये इंसान था क्या, वास्तविकता में किसी को भी नहीं पता। इसके लिए थ्योरीज अलग अलग चलाई जाती हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि शेक्सपियर ही बेकन था, कई लोग कहते हैं कि मार्लो बेकन था। इवन कोई ऐसी वेरीफाई कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि आखिर में ये थे, नहीं थे या कब थे।
इनका जो डेट का आंकड़ा लगाया जाता है वो लगाया जाता है 564 to 1660, ये बताया जाता है साहब शेक्सपियर साहब के बारे में। ठीक है, तो इनके जो ड्रामा है हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, पहला हैमलेट है, दूसरा टेम्पेस्ट है। अब सुनिए साहब, जो हैमलेट है इसको शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट ड्रामा कहा जाता है। अब ये इतना स्पेशल क्यों है, सुनिए। इसमें एक सादा सिंपल सी कहानी है। एक राजा होता है, उस राजा को उसी का भाई सोते हुए कान में जहर डाल के मार देता है। उसके बाद वो बन जाता है भूत। उसका जो बालक होता है यंग हैमलेट, वो डेनमार्क में पढ़ रहा होता है। उसको जैसे ही सूचित किया जाता है कि आपके पिताश्री नहीं रहे हैं, वो अभागा सीधा घर की ओर दौड़ा चला आता है। घर आके उसे पता चलता है कि माँ ने जो है मेरे चाचा जी से शादी कर ली, किंग क्लॉडियस से। पूरी कहानी ये है। उसके बाद में जो पिताजी का भूत है किंग हैमलेट का, ये जो घोस्ट है ना, ये पूरा स्टोरी नरेट करता है अपने बच्चे को, प्रिंस हैमलेट को। प्रिंस हैमलेट को, है ना। प्रिंस हैमलेट को अब ये बताता है पूरी कहानी अपने बालक को कि कैसे तुम्हारे चाचा जी ने मुझे मारा और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिताजी के कातिल से ही शादी कर ली। ये पूरा बेस है कहानी का, कह सकते हो काइंड ऑफ प्लॉट है। केवल इतनी सी बात के ऊपर पूरी कहानी फोकस करती है। और ये जो प्रिंस हैमलेट है ये पागलपनी का नाटक करता है कि मैं पागल हो गया हूँ। हर क्षण बस इसी आशा में रहता है कि कभी भी मुझे मौका मिले। तो ये हमेशा इसी फिराक में रहता था, कैसे भी करके किंग क्लॉडियस को मैं मार दूं। और इसी क्वेस्ट में ये लगातार पूरा नोवेल क्या ड्रामा है, सॉरी, पूरा ड्रामा खिंचता हुआ चला गया। और इसी वजह से ये आर्टिस्टिक फेलियर है। इसको टी.एस. इलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर कहा है और शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट ड्रामा बन गया ये। आज भी लोग इसको पढ़ते हैं, इतना ज्यादा फेमस है। आप इसमें पाओगे कि इसमें एक फेमस सॉलिलॉकी है, वो है टू बी नॉट टू बी, मतलब मारना है कि नहीं मारना है, अभी मारना है कि नहीं मारना है। कारण ये है, एक बार जब ये असैसिनेट करने की कोशिश करता है अपने अंकल को, क्लॉडियस को, तो वो पूजा कर रहा होता है। तो ये सोचता है यदि मैंने इसको अभी मारा तो ये तो स्वर्ग में पहुंच जाएगा, इसका मतलब इसको भी नहीं मारना चाहिए, छोड़ देता है। तो कई बार ये कहते हैं कि ये टोटली फुलिशनेस थी ऐसा कैरेक्टर डिजाइन करने की। शेक्सपियर ने कैसा कैरेक्टर डिजाइन किया है, इसलिए इसको आर्टिस्टिक फेलियर कहा है टी.एस. एलियट ने। ठीक है साहब। अंततः बस ये अपने पिताजी की मौत का बदला तो ले लेता है, लेकिन बचता खुद भी नहीं है। उसकी जो अंतिम लाइन होती है, इसका एक मित्र होता है होरेशियो, इसका फ्रेंड होता है, फ्रेंड ऑफ प्रिंस हैमलेट। तो अंत में जब ये मर रहा होता है लाइटस की तलवार से, लाइटस पोलोनियस का पुत्र था, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये अंत में मर रहा होता है तो ये कहता है होरेशियो आई एम डाइंग। ये पहले ही फ्यूचर की घटना को बताने की कोशिश करता है क्योंकि इसको तलवार लगी हुई होती है। तो इसी नोट पर ये खत्म, होरेशियो बन जाता है सैनिक। बस यहीं से कहानी खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, सीमित आपको बता रहा हूं, पूरा डेप्थ में नहीं गया हूं। लोग कह सकते हैं ड्रामा काफी बड़ा है। तो ये तो हो गया उसके एक प्ले की बात। अब यदि हम अगले प्ले पर चलें तो वो है टेम्पेस्ट। 1611। सुनिए साहब, थोड़ी देर पहले मैं जिस कॉलोनियलिज्म की बात कर रहा था ये उससे डील करता है। यदि आप आज के समय में देखने चलोगे तो इसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। पिछले समय में जब लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो ये बस एक कहानी थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब बताता हूं ये कहानी अलग क्यों है। ये कहानी है एक ऐसे किंग की जिसको उसके छोटे भाई ने साजिश के चलते अपने ही किंगडम से बाहर निकाल दिया और साम्राज्य को हड़प लिया। तो अब ये जो व्यक्ति है इसका हीरो है प्रोस्पेरो। इसकी लड़की है मिरांडा। अब सुनिए साहब पूरी कहानी। ये बाप और बेटी एक आइलैंड पर रह रहे हैं, काफी लंबा समय बीत चुका है।
वहां जब पहली बार ये प्रॉस्पेरो आया था तो यहाँ पे इसने एक विच को देखा था, उस विच से इसने विच क्राफ्ट सीखा, तंत्र मंत्र सीख लिया। तंत्र मंत्र सीखने के बाद में उसी के तंत्र मंत्र से उसी को पलट दिया, उसका साम्राज्य हड़प लिया। फिर इसका एक बच्चा था, ये जो जादूगरनी थी इसका, उसका नाम था कैलिवन, कैलिवन, और इसको बना लिया अपना नौकर। अब इससे करवा रहा है धुआंधार काम। अब सुनो, इन तीनों के बीच में एंगल क्या फिट हो रहा है। मैं कॉलोनियलिज्म की बात कर रहा था। तो ये जो कैलिवन है ये था इस आइलैंड का राजा। क्यों? इसकी माँ क्वीन थी, तो ये प्रिंस बनता, ऑब्वियस सी बात है, राजा बनता। आके इसने हड़प लिया। ये हो गए आपके अंग्रेज, कैलिवन हो गया इंडिया। अब ये अंग्रेज यहाँ आके कैलिवन की धरती पर राज कर रहे हैं, मतलब ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं अंग्रेज। इसको कहते हैं कॉलोनिज्म। अब सीधी सी बात, इस आदमी ने, प्रॉस्पेरो ने, अपनी अंग्रेजी भाषा जाके सिखाई इस गुलाम को। क्या नाम है इसका? कैलिवन। उसी प्रकार अंग्रेजों ने कोशिश करके इंडियंस को सिखाई इंग्लिश। फैक्ट देख रहे हो ना, तो ये इंग्लिश सिखाई। अब यहां से एक फेमस कोटेशन निकल के आती है। कैलिवन कहता है, कैलिवन, सपोज वी आर कैलिवन, ओके, सो कैलिवन कहता है, यू मास्टर, यू टॉट मी योर टंग, नाउ आई नो हाउ टू कर्स यू। कहता है कि तुमने ही मुझे तुम्हारी भाषा सिखाई है, अब मैं तुम्हें इसी भाषा में कर्स करूंगा, सुनो अब तुम। तो कह सकते हैं ये आज के समय में जब इसकी स्टडी करी जाती है तो इसको पोस्ट कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, तो इसको पोस्ट कॉलोनियलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो जो नेचुरली स्टोरी पढ़ने कोई बैठेगा तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एक जादूगर है, उसने एक, कह सकते हो, आइलैंड को हड़प लिया है, अपनी बच्ची के साथ रहता है, और जिसने उसका साम्राज्य हड़पा है वो कहीं यात्रा से होके आ रहा है वापस अपने मित्र के साथ, वो भी एक राजा है। तो बीच में ये तूफान इकट्ठा कर देता है, खड़ा कर देता है, उसी को बोलते हैं टेम्पेस्ट, इसीलिए इसका नाम है टेम्पेस्ट। ठीक है। अब एक बात और, कोई भी ऐसा वर्क जो उसके मेन चीज से, मेन इवेंट से, मेन कैरेक्टर से प्रेरित हो और उसी के नाम पे हो तो उसको एपोनिमस कहा जाता है, हमेशा याद रखना। तो ऐसे कहानी कुल मिला के ये आगे बढ़ती हुई अंत में ये कह सकते हैं बहुत एक सिंपल सी कहानी है, कॉलोनियलिज्म से डील करती है, बताती है कि कैसे ह्यूमन अपना बिहेवियर बदलता है, अंत में सब सुखी हो जाते हैं, इनकी शादी हो जाती है। एक बात और, ये जो नाम बताया था ना मिरांडा, आप थोड़ा सा विचार करोगे, मिरांडा आपने इंडिया में कहीं कुछ सुना होगा, और इकलौती चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये वही मिरांडा है जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टेब्लिश किया गया है, मिरांडा कॉलेज, इसी के नाम पे बना है। ये कहती है, फादर आई हैवंट सीन एनी ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट यू, सो हाउ गुडली क्रिएचर्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड, आई एम हैप्पी टू सी देम। तो कह सकते हैं ये कुल मिला के कुछ कोटेशन है जो मैंने इसमें से उठा के आपको बताई। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दे रहा हूँ, इनको जब पढ़ाने जाऊंगा तो इनमें कम से कम 2.5-3 घंटा लगेगा, क्योंकि साथ में इनकी कोटेशंस भी साइट करनी होती हैं, तो कहीं से पूछ सकता है वो भी, तो वहां से भी आगे बढ़ा जा सकता है।